हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। तो गाइज हमारा ये आज पार्ट 2 है जो कि इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन में आप लोगों के लेके आता हूँ। और 300 जो हमारे एमसीक्यूज हैं उसकी ये शुरुआत के लिए आपका ये एक अच्छा टाइम भी है, जिसमें आपको 300 क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पर मैं आपके साथ हर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मात्र ये 20 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, ये आपके इन फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ें आपकी नॉलेज है उसको भी ये गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एआईसी की अगर हम लोग बात करें भारत की, तो इसको एज अ कंपनी, एक सरकारी कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो एआईसी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, यहाँ पे आप देख रहे हो एज अ कंपनी हम लोगों ने क्या करा है, एस्टैब्लिश किया है। तो वो कौन से कंपनी एक्ट के तहत किया है, ठीक है, तो हमने कौन से साल में किया था उसको इनकॉर्पोरेट, या फिर आप बोल सकते हैं कौन सा कंपनी एक्ट था। वो कंपनी एक्ट एक ही है, कंपनीज एक्ट, जिसमें हम लोग कंपनीज को एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन उसमें ना अमेंडमेंट बहुत सारे हैं, तो कई लोग 2002 कहते हैं, कई लोग और भी चीजें जो बीच में अमेंडमेंट्स आए हैं उसका भी एक कंपनीज एक्ट है। लेकिन जो सबसे पहला कंपनीज एक्ट था वो तो यहाँ पे आपका 1956। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। हालांकि 2003 में इसने क्या किया था, अपना काम करना स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंपनीज एक्ट 1956 है इसके तहत 2002 में इस कंपनी को हमने एस्टैब्लिश किया। लेकिन जब इस कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया तो वो है 2003। तो 1 अप्रैल 2003 से इसका काम स्टार्ट होता है, कमेंस होता है। तो ये था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का। दूसरा है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, यहां पे आप देखोगे भारत में IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस टाइम पे इंडिया नहीं जुड़ा था। इंडिया शब्द बाद में 2 साल के बाद जोड़ा जाता है IRDA में। तो IRDA की स्टैब्लिशमेंट किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर की गई थी, ऐसा ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और ये जो IRDA है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का बॉडी का मतलब हिंदी में मतलब है स्वायत्त संस्था, जो अपने आप में खुद एक एक्ट से क्या हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, जिसको पर्टिकुलरली आप कोई बैकअप नहीं करोगे। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी, जैसे आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ताकि ये क्या कर सके, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसको ये क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। हर चीज में रेगुलेशन की बहुत जरूरत है। अगर हम मार्केट सेक्टर को देखेंगे तो सेबी करता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस को देखेंगे तो आरबीआई करता है, पेंशन को देखेंगे तो पीएफआरडीए करता है। ओके, तो ये सब चीजें एमएसएमई में, अगर हम लोग फाइनेंस को देखेंगे तो यहाँ पे कौन करता है, सिड भी करता है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, तो यहाँ पे IRDA क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो देख ले, धीरे धीरे यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटी क्या क्या है, तो आपको बाकी नॉलेज भी गेन हो जाएंगी। शिवारमन कमेटी, ये जो शिवारमन कमेटी कभी आपसे पूछे तो यहाँ पे आप बोलना सीधा कि जो नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो शिवारमन कमेटी से ही होती है। दूसरा था RN मल्होत्रा, कि जो मल्होत्रा है ना, यही हैं जिन्होंने कमेटी बनाई थी, जिसके नाम पर कमेटी बनी है, और जिन्होंने IRD की स्टैब्लिशमेंट की क्या करी थी, एक तरीके से सुझाव दिया था। तो देखिए इनके सुझाव के बाद ही 1999 में IRD की स्टैब्लिशमेंट होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। फिर आता है रंगराजन कमेटी। ये जो रंगराजन कमेटी है ना, तो ये है पुअर्टी पे, ये है पुअर्टी पे। मेहता कमेटी, तो ये जो मेहता कमेटी है, ये मेहता कमेटी है भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है उसका जो 2 टियर सिस्टम है, 2 टियर। भारत में अभी की डेट में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 3 टियर सिस्टम वाला पंचायती राज चलता है। तो अभी मेहता कमेटी आप देखोगे तो ये 2 टियर में था। रेड्डी कमेटी, तो रेड्डी कमेटी का जो संबंध है वो है लद्दाख से। जो लद्दाख है ना हमारा, ये लद्दाख में जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसे हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो उस पर ये एक रेड्डी कमेटी 2021 में बनाई गई थी, 2021। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल टू सेट अप द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हमने AIC की एस्टेब्लिशमेंट करी है तो इनिशियली, यानी कि जो शुरुआत में हमने कितना पैसा लगाया है, तो देखिए RBI की एस्टेब्लिशमेंट होती है 5 करोड़ के साथ में, PNB की एस्टेब्लिशमेंट होती है 2 लाख के साथ में, और यहाँ पे AIC की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो कितने रुपए के साथ स्टार्ट होती है, तो ये होती है 1500 करोड़। अब
क्यों है इतना? देखिए आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट 1935 में होती है, तो उस समय 5 करोड़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं पीएनबी की, तो पीएनबी का जो आप स्टैब्लिशमेंट देखोगे तो 1850 60 70 के आसपास देखोगे तो उस समय 2 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये सब इंपॉर्टेंट है। एलआईसी, जैसे एलआईसी में 5 करोड़ की लागत के साथ एलआईसी स्टार्ट हुआ था, तो एलआईसी की आप देखोगे अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, 1956 में आप देखोगे 5 करोड़ भी एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी एक कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, उसके पीछे बैकअप देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का जो बैकअप था, इनिशियल प्लान था, वो था 1500 करोड़ का। ओके, तो ये 1500 करोड़ जो था, पर्टिकुलरली जब हमने एआईसी को स्टैब्लिश किया था 2002 में, तो आप देख रहे हो 2003 में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से, तो 2002 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 1500 करोड़ थी। देखिए बहुत से बच्चों का कमेंट ये था कि सर आपकी जो इंश्योरेंस जीए और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का कोर्स, एक तरीके से जो कोर्स है उसमें हमको एनरोल करना है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, एक हमारे ऑनलाइन कोर्स की यहाँ पे फीस है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट कोर्स लेना है जिसमें आपने सारी कुछ पढ़नी है, लाइव क्लासेस हमारे द्वारा होंगी, मैं ही क्लास लेता हूँ, इवन आज मेरी क्लास ही है 11 बजे से, तो आप देख सकते हो इंश्योरेंस क्लासेस हैं, हमारी जीए की क्लासेस हैं। तो 2022 का कोर्स है जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है, और ये 1502 भी ये एक अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इवन आपको इतना तो अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो इंसान जो डेली खर्च कर देता है अपना, अगर वो कहीं घूमने जा रहा है तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि हम उन चीज़ों पे तो पैसा लगा देते हैं जो पैसा हमारे जीवन में कहीं काम नहीं आएगा, जो पैसा इवन वो हमारे जीवन को डाउन ही कर रहा होता है। तो वो पैसा बल्कि आप ऐसे चीज़ में लगाओ जिससे आपको नॉलेज होगी, इन फ्यूचर जाकर आपकी जो लाइफ है उससे क्या पड़ेगा, एक तरीके से इफेक्ट पड़ेगा उसे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ में ही क्या करना है, एक तरीके से फंड को अपने डालना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ आईआरडीए। आईआरडीए के इनमें से कौन सी फंक्शंस है और ड्यूटीज हैं? तो रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट बिल्कुल सही है कि भाई ये प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को। ठीक है, लाइसेंसिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर रेंज इंटरमीडिएट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बिल्कुल सही है कि भाई जो हमारी इंटरमीडिएट्स है उनके लिए यहाँ पे लाइसेंसिंग और नॉर्म्स को भी ये एस्टैब्लिश करता है, यानी कि कानूनों को भी यही बनाता है। प्रमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं को भी ये प्रमोट करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी आईआरडीए की ड्यूटी है जो कि बहुत सही है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो फंक्शंस और ड्यूटीज हैं वो आईआरडीए एक्ट जो है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे 1999 का, इसके सेक्शन 14 में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कौन से जो हमारा एक्ट है उसके कौन से सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 14 में आता है आईआरडीए एक्ट में 1999 में। आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी की सारी ड्यूटीज देखने को मिलेंगी। वेयर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एआईसी। एआईसी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे मिलेगा आपको? हैदराबाद में। किसका है? हैदराबाद में है आईआरडीएआई का। चेंज हुआ था ना 2001 में, इससे पहले तो दिल्ली था। चेन्नई में बहुत सारी कंपनी, मुंबई में तो आप देखोगे तो यहाँ पे एसबीआई का हो गया, आरबीआई का हो गया, ओके, सेबी का हो गया, पीएनबी का हो गया, एलआईसी का हो गया, बहुत सारी कंपनी इसका है। न्यू दिल्ली में है किसका, यहाँ पे एआईसी का। कलकत्ता में आप देखोगे यूको बैंक का है, ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है। तो ये हो गया हमारा कोलकाता। एनआईसीएल या फिर एनआईएसीएल, इनमें से एक, दोनों में से एक का चेन्नई है, वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो एआईसी का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सिर्फ बच्चों की लिए ही, बच्चों की हेल्प के लिए ही एक टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसमें 700 से 800 बच्चे उसमें वैसे हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो 7 बजे और 8 बजे, 7 बजे मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आप देख रहे हो फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस क्विज करा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो नोबडी आंसर, तो ये नोबडी आंसर कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए पार्ट 1, अब आप देख रहे हो इंश्योरेंस अवेयरनेस क्विज पार्ट 3 हो चुका है। 10-10 क्वेश्चन है डेली में, ये है 7 बजे, ये है 8 बजे। तो रात को आप देखोगे कि यहाँ पर मैं क्विज लेता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने जाना है LIC AAO ADO 2023, इस वीडियो के लिंक में भी आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन करेंगे तो जरूर ही आपको फायदा मिलेगा। ये आपके फायदे के लिए। IRDAI was set up as an autonomous body under which of the following act, तो ये आपको मैं बहुत चीजें बता चुका हूँ।
कि जो IRDA है, पहले ही बता चुका हूँ कि जो IRDA की स्टैब्लिशमेंट होती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी, एक ऑटोनोमस बॉडी का मतलब स्वायत्त संस्था के रूप में कब होता है। तो आप देख रहे हो ये वाला एक्ट है IRDA एक्ट 1999 के तहत यहाँ पे IRDA की स्टैब्लिशमेंट होती है। लेकिन काम करना कब से स्टार्ट किया था? काम करना इसने भी 2000 से स्टार्ट किया था। हु इज द चेयरमैन कम MD ऑफ AIC ऑफ इंडिया लिमिटेड इन जनवरी 2023। तो जैसे जैसे आपका पेपर पास आता जाएगा ना, मैं आप लोगों के लिए सारे के सारे कंपनीज, उनकी जो MD CM है और उससे फर्स्ट CM, ये दोनों ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहना। तो ये हो गया आपका इंडिया लिमिटेड इन जनवरी 2023। तो यहाँ पे कौन है आपको बताना है यहाँ पे। तो ये कौन है यहाँ पे हमारे, दैट इज गिरिजा सुब्रमण्यम। ओके, तो यहाँ पे गिरिजा सुब्रमण्यम है, आप देख रहे हो। और जो AIC है ना, अब ये बहुत फेमस हो चुकी है, ये कंपनी अभी बहुत आगे चल रही है क्योंकि इसने 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अपना जो काम है बढ़ा लिया है। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस लॉज की। अमेंडमेंट लॉ है 2015 का। इसने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कैप है, फॉरेन FDI कैप, वो इंश्योरेंस सेक्टर में ये कितना इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि आप देखोगे अगर तो 26 था, कब था? 2000 में जब हमने अपना मार्केट, जब 2000 में जब IRD ने अपना मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए खोला था तो यहाँ पे 26% था। फिर 2015 की बात आती है तो 2015 में कितना हो चुका है? 49% हो चुका है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे 2021 के बारे में अगर बोलेगा तो 2021 में ये कितना हो चुका है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना टोटल यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 74%। तो आप अगर 2021 में देखोगे तो 74% आज की डेट में करंट FDI है। फॉरेन कंपनीज क्या कर सकती है? भारतीय कंपनी में पैसा लगा सकती है। तो कितना प्रतिशत तक लगा सकती है? 74% तक, 74% तक लगा सकती है। तो ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। ये है आपका जब हमने ओपन किया था अपना इंश्योरेंस सेक्टर दुनिया के लिए। उसके बाद ये वाला 2015 में 49%। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2021 की, तो ये 74% आज की डेट में करंट में FDI है। चलिए अगला है, नेम द इंश्योरेंस दैट गिव्स द फाइनेंशियल कवर टू ह्यूमन लाइफ कंटिजेंसी लाइक डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट, रिटायरमेंट। तो इंसान से रिलेटेड, चाहे उसका रिटायरमेंट हो, चाहे उसका एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, डिसेबिलिटी से हो, चाहे उसकी डेथ हो, चाहे ऐसी कोई एक्टिविटी हो जो कि इंसान से रिलेटेड है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता है वो किसके अंतर्गत आता है? लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है, चाहे वो इंसान से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो। Which are the following charges may be deducted for premature partial or full encashment of units wherever applicable as mentioned in the policy condition। देख रहे हो आप कि भाई हम उस चार्ज को क्या बोलते हैं जो आपसे काटा जाता है अगर आप अपनी पॉलिसी को पहले ही विड्रॉ कर लेते हो, उसको इनकैश कर लेते हो, अगर वो वहां पे क्या है, अगर वो लागू होती है वो चीज कि आप पहले भी अपनी पॉलिसी को खत्म कर सकते हो, तो हम उस चार्ज को क्या कहते हैं? तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पे सरेंडर चार्ज। ओके, तो ये सरेंडर चार्ज काफी बार एग्जाम में आ भी रखा है। अगला है, हु इज द चेयरमैन ऑफ IRDI इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में देखिए क्या एन रंगाचारी है। देखिए ये जब हमारी स्टैब्लिशमेंट हुई 2000 के आसपास, तो ये थे हमारे फर्स्ट IRDA के चेयरमैन। सुभाष चंद्र खुंटिया ये 2021 तक में थे। फिर आते हैं कौन? देवाशीष पांडा, अभी 2023 जनवरी में यही है। तो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ IRDI? तो देवाशीष पांडा। तो ये कौन है? अजय त्यागी। देखिए यहाँ पे ये मदावी पुरीबूच, पहले बताता हूँ, ये है 10th चेयरमैन ऑफ सेबी। ओके, ये है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। इनसे पहले ये थे 9th चेयरमैन। ओके, तो ये कौन है? अजय त्यागी। ये आप ध्यान देना यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या होगा? देवाशीष पांडा हो जाएगा। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग का इंश्योरेंस, मशीनरी का, स्टॉक्स का, अगेंस्ट फायर, कोई भी चीज हो कि भाई आपको लगता है कि यहाँ पे आग लग सकती है तो मैं इसको इंश्योरेंस पहले ही करा देता हूँ, या फिर एलाइड पेरिस बर्गलरी रिस्क, या कोई भी ऐसा रिस्क जहां पे आपको लगता है कि ये रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर के लिए, मैं इसके लिए तैयार रहता हूं, तो मैं क्यों ना इसको क्या कर दूं? इंश्योरेंस में लगा दूं, जिससे आगे जाकर अगर कोई चीज होती है तो मुझे पहले ही पैसा मिल जाए, यानी कि मुझे ज्यादा नुकसान ना हो। तो क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस है? बिल्कुल नहीं। क्या वो मोटर इंश्योरेंस है? बिल्कुल नहीं। लाइफ इंश्योरेंस है? बिल्कुल नहीं। ट्रैवल इंश्योरेंस है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ओके, अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI? IRDAI का हेडक्वार्टर कहां पर है? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, 2000 में जब ये स्टैब्लिश हुआ था, 1999 में आ चुका था, लेकिन 2000 में इसको क्या मिला है?
स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। तो 2000 में यहाँ पे न्यू दिल्ली में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। 2001 में जब हमने इसको चेंज किया तो वो कहाँ पे डाल दिया, अब हैदराबाद में हो गया है। ओके, सो आंसर इज हैदराबाद। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चार्ज टू प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अंडर द प्लान। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो कौन सा चार्ज है जो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है इंश्योरेंस कवरेज के लिए। आपका कोई भी प्लान है, आप उसके अंतर्गत आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, तो उस इंश्योरेंस को जब आप लेंगे तो कौन सा चार्ज आपको अलग से प्रोवाइड करना पड़ता है, वो कौन कौन सा होता है मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका मोर्टेलिटी चार्ज। तो ये आपको मोर्टेलिटी चार्ज देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ये चार्ज जो आपका ये मोर्टेलिटी चार्ज होता है ना, डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आपकी हेल्थ की स्टेटस कितनी है, आपका हेल्थ कैसा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कवरेज है अमाउंट कितना है, मान लीजिए 10 करोड़ की पॉलिसी है, 20 करोड़ की पॉलिसी है, तो इन सब का एक टैक्स होता है, इन सब का एक चार्ज होता है, ये सब आपको देना पड़ता है। जितने ज्यादा आप उम्र के होंगे उतना ही ज्यादा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्ज हो जाएगा। ओके, द IRDAI वाज इनकॉर्पोरेटेड एज द स्टैट्यूटरी बॉडी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। IRDAI के काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पे। तो IRDAI कब हुआ था, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ 2000 में इसको क्या मिला था, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। हालांकि 1999 में इसको एस्टेब्लिश हमने कर दिया था। तो IRDAI से कम 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है IRDAI। Which of the following is the percentage of a premium appropriated towards charges before allocating the units under the policy। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी आपको पॉलिसी के तहत कोई भी इंश्योरेंस दिया जाता है, यूनिट ऑफ इंश्योरेंस मिलती है, तो यहाँ पे वो परसेंटेज का आप बताइए कौन सा एक परसेंटेज है और प्रीमियम एप्रोप्रिएट टुवर्ड्स चार्ज बिफोर एलोकेटिंग। अगर आपको कोई भी पॉलिसी दी जाती है उससे पहले आपसे एक चार्ज लिया जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। प्रीमियम क्या होता है, पर्टिकुलरली आपका मंथली जो भी आप यहाँ पे प्रीमियम देते हो, आपकी 5 करोड़ की पॉलिसी है तो आप मंथली 20 साल तक मान लीजिए 10,000 20,000 दे रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका प्रीमियम। लेकिन उसका एलोकेशन चार्ज जब आप प्रीमियम दोगे तो आपको ये एलोकेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोवाइड रिस्क कवर फॉर द पॉलिसी होल्डर अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी कौन सी इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके तहत वो जो पॉलिसी आपको रिस्क कवर तो देता ही देता है कि हाँ अगर कुछ होता है भविष्य में तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा इतना इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती हैं जो आपको यहाँ पे साथ में रिस्क कवर देती है और साथ में इन्वेस्टमेंट की भी देती है कि भाई ये आपका पैसा है इन्वेस्टमेंट पे भी लग जाएगा। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं यूलिप। यूलिप का मतलब क्या है, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, तो ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, इंश्योरेंस प्लान भी होता है। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है। तो यहाँ पे आप इसी को ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप इसको याला भी बोल सकते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ओके, तो ये कई बार एग्जाम में आता है। इन्वेस्टमेंट प्लान भी कई बार कई बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, इन इंश्योरेंस सेक्टर ये जो IBNR है ये क्लेम करता है अमाउंट। कोई भी व्यक्ति, IBNR क्या होता है, एक अमाउंट होती है जो कि एक इंश्योरर की होती है और ये एक वैलिड क्लेमिनेंट होता है कि मैं वैलिड क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ मेरे साथ ये मिसहैपनिंग हुई है और आपने पॉलिसी के अंतर्गत बोला था कि अगर ये दुर्घटना आपके साथ होती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा। Who have had covered loss but yet not reported। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपके साथ कोई दुर्घटना होगी, आप सबसे पहले थोड़ी ना बताने जाओगे कि इंश्योरेंस को, आप सबसे पहले जाओगे हॉस्पिटल में, उसके बाद आप वहाँ पे देखोगे चीजें, उसके बाद आपको सब चीजें वहाँ पे दिखेंगी। दिखने के बाद आपको जब टाइम मिलेगा तब आप इंश्योरेंस जाकर रिपोर्ट करोगे। मान लीजिए वहाँ पे सैटरडे संडे इंश्योरेंस वाले तो बोलते हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको आना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें भी होती है कई बार कि जब आपको ये चीजों का होश नहीं रहता है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। आपको पता है अगर कोई दुर्घटना हुई तो आपको सबसे पहले हॉस्पिटल पे जाना है ताकि उस बच्चे की, उस बंदे की जान बच सके। तो यहाँ पे ये IBNR ये वर्ड यहीं से रिलेटेड है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनक्योर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। कुछ चीजें क्या हो जाती है यहाँ पे, इनक्योर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। जब आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आई से क्या हो जाएगा, इनक्योर्ड हो जाएगा। तो ये एक वैलिड क्लेमिनेंट होता है, इसको पैसा दिया जाता है क्योंकि इसने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये एक वैलिड क्लेमिनेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड बाय विच फर्म्स इवैल्यूएट पोटेंशियल लॉस एंड टेक एक्शन टू रिड्यूस और एलिमिनेट सच थ्रेट। तो आपने मुझे बताना है कि भाई ऐसा कौन सा मेथड होता है जिससे जो कंपनियां हैं वो अपना जो लॉस है उसको क्या करती है, इवैल्यूएट करती है, रिपोर्ट करती है, पोटेंशियल देखती है कि भाई हमारा जो लॉस है कितना लॉस हम झेल सकते हैं।
टेक एक्शन टू द रिड्यूस और एलिमिनेट सच थ्रेट, और कोई ऐसे एक्शन लेगी, कोई ऐसी नीतियां बनाएंगी जिससे कि जो इन भविष्य में जो यहाँ पे क्या है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो थ्रेट्स हैं नुकसान होने के, उसको कम किया जा सके। तो हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या आएगा, रिस्क कंट्रोल। तो ये रिस्क कंट्रोल मेथड होता है जो कि कंपनियां अपनाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द जीआईसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 64C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस एक्ट, इनके तहत ही नई नई कंपनियां जैसे जीआईसी जनरल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस ऐसी कोई कंपनीज है वो स्टैब्लिश होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज 2001। ओके, तो 2001 में हमने जीआईसी को दोबारा से एज अ कॉन्स्टिट्यूट क्या करा था, जनरल इंश्योरेंस के तहत एक कंपनी बनाया था। कौन सा एक्ट है, ये है 64C का एक एक्ट है। तो द जनरल इंश्योरेंस इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जीआईसी एज अ ब्रिज वर्क करती है किसके बीच में, पहली बात तो IRDAI के बीच में, दूसरा यहाँ पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इन दोनों के बीच में एज अ वर्क कौन करता है, जीआईसी करता है। जीआईसी की जो 3-4 सब्सिडरीज थी उनको भी इससे हटा दिया गया है, ये आपको पता है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आप सभी को, इनका स्तर कैसा है, इस स्तर में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ऐसे अभी डायरेक्टली मैं आपको हार्ड क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, अभी हेडक्वार्टर्स और चेयरमैन के नाम ही आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जो अगले हमारे वीडियोस देखोगे उसमें आपको जो स्तर है इसका वो बहुत बड़ा हुआ मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।